मैं क्या बात कर रहा था बच्चे कि आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर हम एक बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उस बीमारी का नाम क्या है? एड्स। सबसे पहली बात, एड्स का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सुना ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक्वायर्ड, या ऐसे बोलो अफेक्टेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब भैया इसमें जो भी दिक्कतें आएंगी वो अपने जीवन काल में आती हैं, जन्म से ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। या मैं इसी को बोल सकता हूं, याद रखना कि ये नॉट कंजेनाइटल, यानी बाय बर्थ होने वाली बीमारी ये नहीं है। वैसे तो अगर बात करूं तो कुछ केसेस, जैसे मान लिया अगर मान लिया बच्चे को, मदर को है तो बच्चे को हो जाता है ऐसे केसेस में कि भाई जन्म से ही बच्चे को है, बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली कैसी होती है? एक्सपायर्ड होती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या होगा? लैक ऑफ इम्यून सिस्टम या लैक ऑफ इम्यूनिटी, या आप इसको बोलोगे डेफिशिएंट। डेफिशिएंट की जगह अच्छा रहेगा वीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसा हो जाएगा? वीक इम्यून सिस्टम। कैसा हो जाएगा? वीक इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि आपको एक साथ बहुत सारी ग्रुप ऑफ बीमारियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? बहुत सारी ग्रुप ऑफ डिजीज हो सकती हैं, और उन ग्रुप ऑफ डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, एंड दैट विल बी द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी सिंड्रोम बोलेंगे इसको हम। अगर हम बात करें, यह बीमारी पहली बार अमेरिका में ऑब्जर्व की गई थी। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन अमेरिका कब? इन 1981। कब की गई थी? 1981 के अंदर ऑब्जर्व की गई थी। तो 1981 के अंदर अमेरिका के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद यह बीमारी जो है अब तक 25 ईयर्स इस बीमारी को लगभग हो जा रहे हैं। वैसे तो आई थिंक ज्यादा साल हो जा रहा है, 25 ईयर्स से ज्यादा, बट एनसीईआरटी में अभी भी 25 ईयर्स ही लिखा हुआ है। तो 25 ईयर्स में ये 25 मिलियन प्लस लोगों को मार चुके हैं। मिलियन प्लस पीपल डाइड। समझ रहे हो? यानी ये लास्ट 25 ईयर्स में कितने? 25 मिलियन लोगों को लगभग मार चुकी है। यानी हर साल 1 मिलियन लोग एवरेज, यानी 10 लाख लोग हर साल एड्स से अफेक्ट होते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात यहां तक? कोई समस्या, दुख नहीं ना? अगले पेज पे चल रहा हूं। अगर हम अगले पेज पे चलें तो यहां प्लस का बटन दबाएंगे और अगले पेज पे आ जाएंगे, और प्लस का बटन दबाते ही हमें ब्लैंक स्पेस मिलता है, ठीक है। और इस ब्लैंक पेज पर हम लिखते हैं कॉज ऑफ एड्स स्प्रेड। भैया एड्स स्प्रेड क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि भैया एड्स जो स्प्रेड होती है? तो सबसे पहला कारण जो एड्स स्प्रेड होने का है वो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स।
प्रोटेक्टेड इंटर कोर्स विद अननोन पार्टनर। सेकेंड कारण की अगर हम बात करें, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। लगभग 100% के आसपास चांस होते हैं कि अगर मदर को हो रखा है तो वो ही जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। उसके बाद और की होते भैया, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रेगुलर ब्लड, या ऐसे बोलो चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, चल रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जिनके अंदर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता हो उनको। और अगर हम डी की बात करें, शेयरिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड निडल्स एंड सिरिंज। और ये काम जो मोस्टली करते हैं ड्रग अब्यूजर जो होते हैं, ड्रग अब्यूजर टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। महाराज अंग्रेजी में अब्यूजर का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं होता है, मिस यूज करना, ठीक है ना। टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो नसों में ड्रग्स लगाते हैं उनमें मोस्टली ये ज्यादा होती है। अगर हम बात करें तो हो गया अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड निडल्स एंड सिरिंज। नहीं, तो फीटस को चांसेस कम होते हैं। बट ये है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मदर की बॉडी में अफेक्ट हो गए तो फिर मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे, बट ये डायरेक्टली फादर टू बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक, तो ये सारे कारण हो गए जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ठीक, क्लियर बात है। और आई थिंक कुछ कारण नहीं नजर आ रहे हैं। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस हो गया, अनप्रोटेक्टेड रेगुलर, ठीक है ये सारे। अब रही बात कि एनसीईआरटी कहती है भैया मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पीपल, यानी कौन से लोग हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं या जिसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, या मैं बोलूं ज्यादा पॉसिबिलिटी जिनके अंदर होती है। अच्छा, ये कॉज ऑफ एड्स स्प्रेड जिसे हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी तो बोलते हैं, सही बात है ना। क्या बीमारी फैलती कैसे है, और यहां पे जो मैं कह रहा हूं मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पीपल, इसका मतलब हाई रिस्क लोग कौन से हैं, कौन से लोग हाई रिस्क वाले लोग कौन से हैं भैया। हाई रिस्क में वो होते हैं जो क्या करते हो, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर, इसमें आगे एक शब्द ऐड करूं चलेगा, पीपल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर, तभी तो पता चलेगा कौन से लोग इन्फेक्ट हो जाता है। पीपल
involved in people involved in sexual intercourse with multiple partner. People involved in sexual intercourse with multiple पार्टनर हो सकता है। उसके बाद ऐसे लोग जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, पीपल बताता हूं दैट रिक्वायर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब किसी को हीमोफीलिया हो रखी है, तो आपको पता है कहीं इंजरी उंजरी हुई, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो भैया ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा ना उसको, सही बात है। किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको भी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रेगुलरली पड़ सकती है। सी, अगर हम बात करें चाइल्ड बॉर्न विद इन्फेक्टेड मदर, मतलब एक ऐसा बच्चे का जन्म हुआ है जो जिसकी मदर क्या हो, इन्फेक्टेड हो, तो उस बच्चे के होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा डी, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूजर, यानी ऐसे लोग जो ड्रग्स कहाँ नसों में लेते हैं, ये बाहर पता ही है रोड पे वहां मिल जाएंगे, ठीक। तो हाँ, इधर भी मिल जाते हैं, आदर्श नगर के साइड में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर जो है, उन सबको बीमारी होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। तो भैया फैलती कैसे है एंड हाई रिस्क वाले लोग कौन से हैं, इतनी बात जब समझ गए तो आगे चलते हैं। और हमारे पास आगे क्या आता है कि भाई ये बीमारी होती किसकी वजह से है। जिन महाशय की वजह से बीमारी होती है उनका नाम है HIV, और इनका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये भाई साहब जो हैं, इनका RNA होता है जीनोम, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, पहली बात तो। और ये ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करते हैं, ये क्या है, मेंबर हैं ग्रुप ऑफ वायरस के, समझ रहे हो, इनका भी ग्रुप है, मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस, और दैट ग्रुप ऑफ वायरस उसे बोलते हैं रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। क्लियर बात, सही बात है। अब ये हो गई बात किसके बारे में, HIV के बारे में। अच्छा, HIV के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ कुछ नया नहीं होता इसके पास। बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, और अंदर क्या होगा, RNA जेनेटिक मटेरियल होगा। RNA क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि बड़े महाशय हैं बहुत डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं होता। बस बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग और अंदर एक RNA जेनेटिक मटेरियल लेके बस चलते हैं, ठीक। और वो भी शरीर के बाहर मुर्दा है, शरीर के अंदर जाने के बाद जिंदा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब HIV वायरस। वैसे तो हम इस HIV वायरस को बुद्धिमान वायरस बोलते हैं, हाँ, इंटेलिजेंट वायरस है भाई साहब ये। अभी थोड़ी देर में अपनी इंटेलिजेंस का नजारा दिखाएगा आपको ये, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर HIV का इन्फेक्शन एक पर्सन को हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के बाद और पहले सिम्टम्स आने से पहले का जो गैप होता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर कोई आपसे पूछे सर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो क्या बोलेगे भैया, इन्फेक्शन से लेकर के पहला सिम्टम अपीयर होने के बीच का गैप, गैप बिटवीन इन्फेक्शन
एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। और आपको पता है ये गैप कितना होता है? तो 4-5 दिन का नहीं होता है, ये मंथ्स टू ईयर यानी महीने से ईयर्स तक हो सकता है। और बात करूं यूजुअली यानी ज्यादातर 5 से लेकर के 10 साल हो सकता है। कितने साल? आई थिंक एनसीईआरटी में 5 to 10 ईयर ही लिखा हुआ है कि 12 लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से 10 ही लिखा हुआ है। 5 to 10 ईयर्स, 5 से लेके 10 साल लग जाते हैं ये पता चलने में ये किसी पर्सन को एड्स हो रखा है, अगर उसने टेस्ट नहीं कराया है तो। टेस्ट कराने से तो पहले ही बदल जाएंगे, लेकिन सिम्टम्स आएगा तो कराएगा, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं कि टेस्ट जो एड्स वगैरह का टेस्ट होता है ऐसे ही कभी कभी शॉप में ही जाके चेक करा लेना चाहिए, कि ओकेजनली साल 1.5 साल में जाके चेक करा लेना चाहिए एक बार, प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए। क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट में लिखूंगा नो क्योर, सिर्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, अल्टीमेट टारगेट मरना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। क्या कह रहे थे तुम? अच्छा मोथ लिख दिया मैंने, तो भैया मोथ टू ईयर नहीं मंथ टू ईयर होता है, ठीक है ना, मंथ टू ईयर। तो जब यहां तक हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड समझ गए, वगैरह वगैरह समझ गए, तो अब समझते हैं कि भैया इन्फेक्शन कैसे करता है ये, यानी लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस या एचआईवी वायरस, इनका जीवन चक्र। और लाइफ साइकिल मैं बनाऊंगा नहीं, कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आपको ये डायग्राम प्यारा सा दिख रहा होगा जिसमें जीवन चक्र है एचआईवी वायरस का। तो सबसे पहले आपको पता है इस वायरस के बाहर एक प्रोटीन का कवर है और अंदर ये क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले जो है भाई साहब, जब ये इन्फेक्शन करते हैं ना, तो क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे एक एनिमल सेल के ऊपर। भैया वो एनिमल सेल क्या होना है, मैक्रोफेज है। कौन सी सेल है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल के ऊपर जब एंटर करते हैं तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देंगे, और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजने के बाद उस आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे डीएनए में। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए बनाएंगे और फिर इस डीएनए को ले जाके जोड़ देंगे कहां पर, हमारे खुद के डीएनए के साथ। कर दिया ये। जब ये कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि इस सेल को मार देंगे, इस सेल को मारते तो उनका नुकसान होता, इंटरफेरॉन वगैरह निकलते हैं, आके बचा लेते, मारेंगे नहीं, ये बहुत बढ़िया वायरस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, और नए नए वायरस बनवाएंगे हमारी ही सेल से। कहेंगे भाई देखो मैंने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है, अब तुमको पता चल गया है कि मैं कैसे बनता हूं, तो अब एक काम करो, अपने शरीर के अंदर मौजूद जितनी भी प्रोटीन की मशीनरी है सब लगाओ और नए नए वायरस मेरे जैसे बनाओ। तो और भी नए नए वायरस बनेंगे, और फिर ये नए नए वायरस इस सेल से बाहर निकलेंगे और जाके किसको अफेक्ट करेंगे, टी सेल को। कौन सी सेल को? टी सेल को, हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करेंगे, हेल्पर टी सेल को भी नहीं मारेंगे, वहां भी नए नए वायरस बनवाएंगे, फिर उनसे भी निकलेंगे, फिर जाके और हेल्पर टी सेल को अटैक करेंगे। ऐसे कर करके हेल्पर टी सेल का नंबर पूरा डिक्रीज कर देंगे। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और इस मौके का फायदा उठा करके ऐसे वायरस या बैक्टीरिया जो आपसे दुश्मनी रखते थे लेकिन आपके इम्यून सिस्टम की वजह से आप पर अटैक नहीं कर पा रहे थे, अब उनको मौका मिल गया है, वो आएंगे। जो ऐसे नॉर्मल घूमने फिरने वाले लोकल जो फंगस थे, बैक्टीरिया थे, या लोकल घूमने वाले प्रोटोजोआ थे, वो सब आके अटैक करेंगे और अटैक करके आपको मरने की कगार पे लेके चले जाएंगे और अपना बदला पूरा करके आपको खत्म कर देंगे। आप लोग नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब, तो ये लाइफ साइकिल थी। अब लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें थ्योरी वाला पोर्शन की, तो सबसे पहली बात क्या होगा, एंट्री होगी ऑफ एचआईवी, ऑफ एचआईवी इनटू बॉडी, यानी बॉडी के अंदर हमारे कौन एंटर करेगा, एचआईवी भाई साहब एंटर करेंगे। जब एचआईवी भाई साहब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो एंट्री के बाद ये अपने मौके का फायदा उठाते हुए कहाँ एंटर करेंगे, हमारे मैक्रोफेज सेल के अंदर। यानी इसके बाद कहाँ होगी एंट्री,
एंट्री ऑफ वायरस इनटू मैक्रोफेज सेल। कौन सी सेल में एंटर करते हैं ये? मैक्रोफेज सेल। अब समझो मैक्रोफेज सेल का काम क्या था? निगल के खा जाना। उसी सेल पे अटैक कर रहे हैं, समझ रहे हो? खतरों के खिलाड़ी है। तो ये कहाँ एंटर करेंगे? मैक्रोफेज सेल के ऊपर एंटर कर जाएंगे, या मैक्रो सेल के ऊपर अटैक करेंगे, मैक्रोफेज सेल के ऊपर। जब मैक्रोफेज सेल के ऊपर अटैक कर लेंगे तो भैया अगला अटैक, इनका जो अगला अटैक होगा ये क्या होगा कि भैया ये वायरल आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे इनटू वायरल डीएनए। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? वायरल डीएनए के अंदर। और ये काम ये कैसे करते हैं? वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी ये कारनामा ये कर पाते हैं कैसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे, तब ये क्या करेंगे? फिर ये डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देंगे कहां पर? वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम ऑफ मैक्रोफेज। किसके जीनोम में? भैया मैक्रोफेज के जीनोम में ही ऐड कर दिया। अब जब ये मैक्रोफेज के जीनोम में ऐड कर देंगे तो मैक्रोफेज सेल से कहेंगे भाई साहब क्या करो तुम, और वायरस बनाओ, और वायरस बनाओ। इसका मतलब ये मैक्रोफेज सेल को मजबूर करेंगे टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वायरस। अगर हम बात करें यार फालतू की चीजें क्यों लिखी? तो अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे? डायरेक्ट द सेल टू प्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल्स। भैया नए नए वायरल पार्टिकल बनवाएगा सेल को डायरेक्ट करके। अब भाई साहब ये नए वायरस पार्टिकल रिलीज होंगे रिलीज्ड एंड इन्फेक्ट। और किसको इन्फेक्ट करेंगे? टी हेल्पर सेल। कौन सी सेल को? टी हेल्पर। अच्छा टी हेल्पर सेल एक ऐसी सेल थी जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती थी, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती थी। अभी क्या करेंगे? जो टी हेल्पर है ना उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर बढ़ाएंगे, यानी मल्टीप्लाई इन सेल एंड इन्फेक्ट अदर टी हेल्पर सेल। मतलब जिस टी हेल्पर सेल के साथ इंटर किए हैं उस टी सेल के अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर टी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके ये टी सेल का नंबर पूरा क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। यानी टी हेल्पर सेल क्या होंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। जब भैया टी हेल्पर सेल डिक्रीज होंगी तो हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? कमजोर, वीक इम्यूनिटी। तो भाई हमारी इम्यूनिटी हो गई कमजोर, और इस कमजोर इम्यूनिटी का फायदा जो हमारे छोटे मोटे दुश्मन थे वो उठाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल हो रही है। सुना ध्यान से एक बात और, अगर हम बात करें
तो अगर कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इनके, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, सुना ध्यान से। अगर हम अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या होता है अर्ली सिम्टम में? बुखार आता है। बताओ, किसी को बुखार आया, वो जा रहा है एड्स का चेकअप करवाने, ये कैसे उसको संदेह होगा? सही बात है। उसको क्या होगा? डायरिया होगा। क्या होगा? डायरिया। तो डायरिया किसी को हो रहा है, उसको कैसे शक होगा कि मुझे एड्स हुआ है? इसके अलावा वेट लॉस, यही एक संदेह वाली चीज है, वेट लॉस, ये है अर्ली सिम्टम। और जो लेट सिम्टम है, लेट सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो सिम्टम्स का ग्रुप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SYMP। पी गायब हो गया, किसकी? कहाँ लिख दिया भाई? क्या यार, अदर टी हेल्पर सेल, और कहीं तो नहीं गलत है? लेट सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर मैं लेट सिम्टम्स की बात करूं तो यहां पे आपको वीक इम्यूनिटी और आपके कमजोर इम्यूनिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? और मौका मिल गया। और किसके लिए? वायरस के लिए, दूसरे वायरसेस के लिए, फंजाई के लिए, दूसरे फंजाई के लिए, माइकोबैक्टीरियम के लिए, माइको बैक्टीरियम के लिए। अगर हम बात करें टैक्सोप्लाज्मा के लिए, टैक्सोप्लाज्मा कुछ अलग चीज नहीं है, प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। इन सबको मौका मिल जाता है टू अटैक द सेल, सेल के ऊपर अटैक करने का, और ये मौके का फायदा उठा के आपको निपटा देंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि भैया इलाज क्या होगा, तो भाई साहब लिखेंगे हम प्यार से, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स, यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग, लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग, मतलब थोड़ी बहुत जीवन को बढ़ाया जा सकता है एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह दे करके, अदरवाइज और कुछ नहीं। इतनी बात हुई लेट सिम्टम अर्ली सिम्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मिथ, मिथ मतलब समझते हो ना, अफवाह। हाँ, अगर हम बात करें तो याद रखना है, डू नॉट स्प्रेड थ्रू टच, फिजिकल कॉन्टेक्ट, किस, ETC। मतलब इन सब चीजों से एड्स स्प्रेड नहीं होता है। एड्स स्प्रेड होने के लिए बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होना जरूरी है। अब बॉडी फ्लूइड में सीमेन एक्सचेंज हो सकता है, ब्लड एक्सचेंज हो सकता है, CSF एक्सचेंज हो सकता है, नहीं उससे नहीं होता, सलाइवा एक्सचेंज होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए कांटेक्ट के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, टच वगैरह के थ्रू या किसिंग वगैरह के थ्रू इन सबसे एड्स नहीं फैलता है। ये सिर्फ क्या है, एक मिथ और मिसकंसेप्शन है। इन्हीं सब वजहों से कई बार सोसाइटी ने एक पूरा ऐसा माहौल बना रखा है कि किसी को अगर एड्स हो रखा है तो उसको गंदा और बहिष्कार कर देते हैं समाज से। तो भैया उसको भी थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए, उसको हो गया है तो हो गया, क्या कर सकता है, ठीक है ना। जितनी जिंदगी है उसको इज्जत से गुजार लेने दो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें तो भैया एड्स को अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या होगा भाई साहब? प्रिवेंशन। तो हम क्या करते हैं प्रिवेंशन के लिए? चलो आगे अगले पेज पे। तो अगर हम बात करें तो भैया ट्रीटमेंट तो नहीं है,
तो ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या हो सकता है? प्रिवेंशन। तो सुनो ध्यान से, प्रिवेंशन में तीन लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। एक हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको, ठीक। एक है हमारी एनजीओ, और एक हमारे हैं WHO, ठीक है ना। बताइए आपको नाको का नाम क्या होता है? नेशनल, नहीं नहीं, अरे मैं भी, मेरे दिमाग से निकल गया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऐसे कुछ था। नेशनल एड्स कंट्रोल, हाँ ठीक, वही तो। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हो सब में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। बताता हूं, ये सब मिलके करते हैं अवेयरनेस क्रिएट। क्या करते हैं? अवेयरनेस। जैसे क्या भैया, 1 दिसंबर को नेशनल एड्स डे मना लेंगे। नेशनल एड्स डे, इस दिन जो है इंडियन गवर्नमेंट एक ट्रेन चलाती है रेड रिबन नाम से। किससे? रेड रिबन। आपने देखा होगा ना, एड्स का जो सिंबल होता है, ऐसे कलर की पट्टी होती है रेड कलर की, ठीक है ना। रेड रिबन इज द सिंबल ऑफ एड्स, मतलब एड्स के प्रिवेंशन वगैरह के लिए ये सिंबल बनाया जाता है। हाँ, क्या हुआ? अरे बना दिया ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने, ठीक है ना। तो रेड रिबन, तो अवेयरनेस के लिए एक ट्रेन चला देते हैं। आप खुद सोचो तुम, एक ट्रेन चलाने से अवेयरनेस कैसे फैल रही है? ट्रेन को देख के लोग मोटिवेट होंगे। मतलब ओवरऑल आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा। रेड रिबन तो जस्ट एक, हाँ ठीक है, लोगों को पता चलेगा जी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, बट एक्चुअल में जो है आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा। तो भैया ये जो तीनों लोग हैं, इन्होंने फील्ड पे क्या काम किया? क्वेश्चन सही बात है ना। तो पहली बात, इन्होंने फील्ड पे क्या काम किया? अवेलेबल करवाया सेफ ब्लड, अवेलेबल प्रोवाइडेड द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ब्लड इन ब्लड बैंक। भैया जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड कैसा हो? सेफ हो, HIV इंफेक्टेड ना हो। पहली बात तो ये इंश्योर की। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया? कंट्रोल ड्रग एब्यूजर्स या ड्रग एब्यूज। इन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया ड्रग एब्यूज को। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी NGO होती हैं जो काम करती हैं दारू वारू नशा वशा छुड़ाने का काम करती हैं, ठीक है। हाँ, तो वही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और इन्होंने क्या किया भाई साहब? ये क्या बोलते हैं उसको, यूज ऑफ डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल्स
भैया सिरिंज और निडल्स कैसे होने चाहिए? डिस्पोजेबल होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिस्पोजेबल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रमोटिंग सेफ सेक्स एंड रेगुलर चेकअप, एंड रेगुलर चेकअप। इसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। तो ये सारे काम इन्होंने किए ताकि एड्स को क्या किया जाए? प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर बात? क्योंकि भैया ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो प्रिवेंशन ही एक ऑप्शन है। तो जहां जहां से फैल रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ब्लड बैंक को सेव कर दिया। जो ड्रग एब्यूज कर रहे थे उनके सुधार के लिए थोड़ा सेंटर बना दिए। डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल्स मैंडेटरी कर दी हॉस्पिटल्स के अंदर एंड क्लिनिक के अंदर यूज करना। सेफ सेक्स प्रमोट करना, मतलब लोगों को समझाना बुझाना। और इसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, ताकि जो खरीद भी नहीं पा रहे हैं उनको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाए और लोगों को अवेयरनेस। अच्छा, एक और चीज, रेगुलर चेकअप, मतलब ऐसा कि लोगों को समझाना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एड्स का चेकअप कराने जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि अब इसको हो ही गया है और लोग उसको अजीब नजर से देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली में जो है, जो भाई है मेरा, उसका चेकअप होना था। मतलब उसको कुछ मेडिकेशन देनी थी और उस मेडिसिन के लिए कंफर्म करना था कि उसको एड्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे। तो इसलिए कंफर्म कराना था कि कहीं ऐसा है तो नहीं कि मेडिसिन देने से पहले। तो उस चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। तो जहाँ पे जो है हॉस्पिटल में हम ढूंढ रहे थे कि एड्स चेकअप सेंटर कहाँ है, तो जब वहाँ पे पहुंचे तो जिससे भी हमने रास्ते में पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया तो, लेकिन वापिस से घूर के देख रहा था। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आप ये रेगुलर चेकअप कराने जाओगे भी, अगर आप मान लिया आप बढ़िया डिसेंट सिटीजन इंडियन के, हाँ, इंडिया के डिसेंट सिटीजन बन के जाओ, आप एक बढ़िया हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बन के, तो अगर आप चेकअप कराने जाते हो तो लोग आपको ऐसे देखेंगे। अगर ऐसे देखेंगे तो अगली बार से आपका मन वैसे ही नहीं करेगा जाने का। तो ये है कि ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर ठीक करनी पड़ेंगी, तभी ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। बाकी अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद आप लोगों का।